अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम जी सर आ रही है। 2 दिन का गैप लेकर आज दोबारा हम फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं। होप सो आपने भी 2 दिन एंजॉय किया होगा। आज हमने मॉक टेस्ट का पार्ट नंबर 2 हमने डिस्कस करना है। और ये हमारा जो मॉक टेस्ट है ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो फर्स्ट हाफ है उसके रिलेटेड ये मॉक टेस्ट है। तो आज ये मॉक टेस्ट नंबर इसका पार्ट 2 है। 34 नंबर MCQ हमारे पास है। इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए, तो इस पे वेक्टर का निशान भी डाल लेते हैं। Vectors A and B points along positive z axis, then vectors A and B must be lies in। वो कह रहा है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स है हमारे पास ए और बी, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके अलोंग है, वो लाई कर रहा है जी एक्सिस के अलोंग। तो फिर हमने ये बताना है कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी की जो डायरेक्शन है वो किस प्लेन में होगी। कौन बताएगा? क्वेश्चन की समझ आ सर गई ना? एक्स वाई प्लेन कह रहा हूँ। एक्स प्लेन पर। हाँ जी, क्योंकि हमारा जो होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट, वो जो जिस प्लेन पे वेक्टर लाई करते हैं ना उसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट का वो जी एक्सिस के अलोंग है, फिर ये दोनों वेक्टर्स किसके अलोंग होंगे? एक्स और वाई के अलोंग। एक्स वाई। तो ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा हो गया वाई। और ये हमारा हो गया जी एक्सिस। अभी जो क्लास में कोई ऐसा पार्टिसिपेंट है जिसने नया न्यू ज्वाइन किया हो या बाद में ज्वाइन किया हो? क्लास में कोई न्यू पार्टिसिपेंट है या सारे पुराने हैं? मैंने सर सर स्टार्ट मैं किया था न्यू। फोर्थ सेशन से। न्यू कौन है? बिस्मा। बिस्मा आपका तो मैं पता चला बिस्मा। है। हाँ जी, आपको तो पता है कि आपने अभी फेज 2 में एंटर हो गई हैं। और अस्मा, जी। आपकी भी वो फेज 2 स्टार्ट हो गई है कि अभी नहीं हुई? अस्मा ASI। और हमारा आपकी स्टार्ट हो जी गई है। सर। आपकी फेज 2 स्टार्ट हो गई है अस्मा। जी सर। कौन से चैप्टर पे हैं? सर मेजरमेंट वाला देखा था मैं उस दिन। अच्छा, ASI का क्या मतलब है? एमसीक्यूज है उसके। आसी। क्या? मैं तो अपने नाम के साथ आसी लिखती हूँ। अच्छा, थोड़ी स्पीड इंक्रीज करें क्योंकि हमने सेकंड ईयर की तरफ जाना है। राबिया क्लास में नहीं है। तो राबिया बड़ा गुस्सा हो रही है कि हमारी सेकंड ईयर पतंग कब स्टार्ट होनी है। सर स्टार्टिंग के टाइम तो लगेगा ना। आज इंटरनेट का काफ़ी इशू आ रहा है मुझे। वो कहते हैं कि जब आप ना कोई जल्दी आपको किसी चीज़ की हो ना तो वो उतना ही आपका स्लो हो जाता है। अब 2 दिन से क्लास नहीं हुई तो मेरा दिल था कि आप जल्दी जल्दी से क्लास स्टार्ट हो, उतना ही लेट हो गया। तो इसका फिर हमारा आंसर क्या होगा? XY प्लेन। नेक्स्ट हमारे पास A मूव्स विद 65 किलोमीटर पर आवर while B is coming back of A with 80 किलोमीटर पर आवर। मुझे लग रहा है कि आज ना पूरा किस्म जोर लगाना कि क्लास हमारी ना हो।
आवाज आ रही है? वो कहता है कि हमारा जो ए पार्टिसिपेंट है वो 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, बी वो वापस आ रहा है विद 80 किलोमीटर पर आवर, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो हमारा जो ए पार्टिसिपेंट है वो जाता है इस तरफ, और उसकी स्पीड है हमारे पास 65। तो ये 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। इंटरनेट का इशू सभी को आ रहा है सर, या मुझे आ रहा है? सर इंटरनेट का नहीं है यहाँ। आपका तो इकबाल इंटरनेट का जी बहुत ही, सर आ रहा है इशू। इकबाल का इंटरनेट तो सबसे बेस्ट है। पता नहीं आप कौन सा सिम यूज करते हैं या कौन यस सी कनेक्टिविटी यूज करते हैं, आपका कभी नहीं आया। हम पंजाब में रह के हमारा जोंग है। इतना, वहां पर वो जोंग वालों ने अच्छा काम किया हुआ है। यहाँ पर तो ना, मैं टेलीनॉर पे यूज कर रहा हूँ, तो टेलीनॉर ने जलील किया हुआ है। और जो बी पार्टिसिपेंट हमारा वो वापस आता है, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है? ऐड होती है कि माइनस होती है? जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो कहते हैं कि ए जो है 60 किलोमीटर सर माइनस होती है। 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और जो बी है वो वापस आता है विद वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर। तो मिसाल, जब आप गाड़ी पे जाते हो और आपको गाड़ी कोई अपोजिट डायरेक्शन में आती है, तो वो गाड़ी आपको स्लो नजर आती है कि ज्यादा फास्ट नजर आती है? सर फास्ट नजर आती है। तो फास्ट ऐड होने से होता है कि माइनस होने से? सर ऐड होने होते हैं। जब हमारे पास वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो तब रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, हमने तब हमारी वेलोसिटी ऐड हो जाती हैं। तो वी ए बी ये ऐड हो जाएगा, वेलोसिटी वी ए। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं फिर क्या हो जाना था, फिर सेम डायरेक्शन के लिए माइनस होता है, क्योंकि जब आपने देखा होगा कि आप भी जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक और गाड़ी वो भी उसी डायरेक्शन में जाती है, तो फिर आपको गाड़ी बड़ी स्लो लगती है। अगर आपकी स्पीड और उस गाड़ी की स्पीड सेम हो तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि वो गाड़ी मूव ही नहीं कर रही, ऐसे ही है ना? लेकिन अगर आप अपोजिट जी डायरेक्शन में सर। जाते हैं तो फिर आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी की जो आपको डबल स्पीड मालूम होती है। अब देखें, जो ए है ना, उसको बी की स्पीड कितनी मालूम होगी, दोनों को ऐड कर देते हैं तो बी की स्पीड 80 है। तो ए को लगेगा बी कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 145 किलोमीटर पर आवर। नहीं, 65 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर ना सेकंड नहीं है, यहाँ पर आ रही है। तो देखें, ए को लगेगा कि बी कितनी स्पीड से जा रहा है, 145 किलोमीटर पर आवर, और बी को लगेगा ए कितनी स्पीड से आ रहा है, 145 किलोमीटर पर आवर। हालांकि ए की ओरिजिनल स्पीड कितनी है, 65, और बी की स्पीड कितनी है, 80। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो दोनों की उनकी वेलोसिटी ऐड हो जाती हैं, तो इसलिए वो फिर हमें जो चीज़ है वो बहुत ही फास्ट नजर आती है, शांक करके वो गुजर जाती है। क्लियर है ये हमसे क्यों? यस सर। 36 है, अ थीफ इज रनिंग अवे ऑन अ स्ट्रेट रोड। चोर जो है वो भाग रहा है ऑन अ जीप मूविंग विद द स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकंड। कि वो कह रहा है कि थीफ इज रनिंग अवे ऑन अ स्ट्रेट रोड, तो स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, ऑन अ जीप, जीप पे जा रहा है, भाग रहा है, और उसकी जो स्पीड है वो 9 मीटर पर सेकंड है। इफ द इंस्टेंटेनियस सेपरेशन ऑफ जीप फ्रॉम द मोटरसाइकिल इज 100 मीटर,
हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थीफ। पुलिस वाले वो मोटरसाइकिल पे हैं और जो चोर है वो जीप पे है, और जीप की स्पीड है 9 मीटर पर सेकंड। वो कहता है कि जीप और मोटरसाइकिल के दरमियान अगर फासला 100 मीटर हो, तो हमने क्या बताना है, टाइम मालूम करना है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थीफ। 1 सेकंड, 19 सेकंड, 90 सेकंड या 100 सेकंड। तो इसका क्या आंसर होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? S is equals to VT नहीं लगेगा सर? हमने मालूम करना टाइम, तो यही फॉर्मूला लगेगा। क्योंकि एक की हमें स्पीड दी हुई है और हमें फासला दिया हुआ है, तो वही फल लगेगा, S = VT। तो हमें टी मालूम करना है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, S/V। एस है हमारे पास 100 मीटर, और जो V हमारे पास है 9 मीटर। तो 9 को 100 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है? नाइन टेन ज़ार होता है 90, और 9 11 कितने हो गए, 99 हो गए। तो 9 पॉइंट, यहाँ पे 10 सेकंड का ऑप्शन है नहीं है। या फिर आई थिंक हमारे ऑप्शन में मिस्टेक है। किसने चेक किया है ये फार्मूला क्वेश्चन? चेक किया है किसी ने? इसका तो 11.111 आ रहा है इस तरह का। तो ये मैच नहीं कर रहा। सर ये जो पहला आना है 1 सेकंड, हो सकता है इधर 11 सेकंड और इन्होंने गलती से 1 लिखा हो। गूगल पे आप करें ना एक दफ़ा ट्राई इसको, क्वेश्चन के स्टेट में लिखे ना गूगल पे। मेरे ख्याल से ऑप्शन गलत है। मेरे ख्याल से ऑप्शन गलत है, वहां पे 10 आता है जहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ये सर स्टेटमेंट फुल दिखाएं, गूगल पे सर्च करूं? फिर मैं कर रहा हूँ। ये भी एक ट्रिक होती है गूगल पे सर्च करने की, सारी स्टेटमेंट नहीं लिखते। जैसे आप स्टार्टिंग के 3 4 लफ्ज लिख देना, तो फिर वो हो जाता है। कोरोना में किस किसने वो एग्जाम दिए हैं? कोरोना ने ना बहुत ज़्यादा फायदा भी किया है कि आपको टेक्नोलॉजी से रोशनास करवाया है। सर लेकिन नुकसान ज्यादा हुआ है। नुकसान भी हुआ है लेकिन फायदा भी हुआ है।
ये ना हमारा जो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। ये क्वेश्चन वो थोड़ा सा ना मिस टाइप हो गया। यहाँ पर गाड़ी जो है ना, जीप, वो पुलिसमैन, उनकी जो स्पीड है वो हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड। मोटरसाइकिल, इसकी ऑफ स्पीड तो आप में से किस किस ने कोरोना में दिए हैं? ऑफ स्पीड, मोटरसाइकिल की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। अब देखिए जो मोटरसाइकिल है वो मतलब जीप है, वो क्या कर रही है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है जीप, और उसकी वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 9 मीटर पर सेकंड। तो ये जीप है हमारी, और इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, 9 मीटर पर सेकंड। और जो पुलिस वाला है वो इसके पीछे भाग रहे हैं ना, यहाँ से नहीं भाग रहे बल्कि इसके पीछे भाग रहे हैं। तो ये हमारा हो गया मोटरसाइकिल, इससे मैं कह लेता हूँ, मोटर कह लेता हूँ। और इसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। तो अब देखें दोनों की जो स्पीड है वो सेम है ना, डायरेक्शन सेम है। तो जब डायरेक्शन सेम हो तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, ऐड होती है या माइनस होती हैं? माइनस होती है। माइनस। हाँ जी, तो यहाँ पर फिर हमारी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इससे हम कह लेते हैं, ये रिलेटिव वेलोसिटी वाले जो फार्मूले हैं ना, पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाजमी पूछे जाते हैं, तो इनकी आप जो भी आपका कंपिटिटिव एग्जाम है ना, चाहे आप एमफिल के एग्जाम दो यूनिवर्सिटी के लिए, एटॉमिक हो गया, खैबर पख्तूनख्वा जो भी होता है, उसमें रिलेटिव वेलोसिटी का पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके आपने अच्छी तरह से इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। सम टाइम वो आपको कंफ्यूज भी करता है, आपको पता ही नहीं चलता कि कौन किधर आ रहा है और कौन किधर जा रहा है। तो इसलिए बड़े ध्यान से इसको करना पड़ता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी। तो 10 माइनस क्या हो जाएगा, 9। तो वेलोसिटी फिर हमारे पास क्या आ गई, 1 मीटर पर 1 मीटर सेकंड। सेकेंड। तो अब हमारे पास जो वेलोसिटी है वो हमारे पास 9 नहीं है बल्कि कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे फिर और ये हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी हो गई, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 1। तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 100 सेकंड। क्लियर है? जी सर। सलीम आपने कल प्रेजेंटेशन देनी है ना? जी सर। प्रेजेंटेशन रेडी है? पीपीटी में बनाए, उसमें पावर पॉइंट। हाँ जी, बेस्ट है फिर तो। टेक्नोलॉजी के ना, क्योंकि आपने इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला आप यूनिवर्सिटी में अब जाएंगे पढ़ाने के लिए, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपको आना चाहिए। क्योंकि ये दौर है, अगर टीचर को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही ना आता तो वो बड़ी उसको मुश्किल फेस होती है। 37 है, अ 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट विद a स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन की लेंथ है 120 मीटर और उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। अ बर्ड फ्लाइंग टूवर्ड्स ईस्ट। अब देखिए जो ट्रेन है वो वेस्ट की तरफ जा रही है, तो ये चीजें ना काफी ध्यान से आपने इसको देखना होता है।
कि ट्रेन वेस्ट की तरफ जा रही है और जो बर्ड है वो क्या जा रहा है, ईस्ट की तरफ। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। और बर्ड की स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। क्रॉसेस द ट्रेन, और वो क्या करता है, ट्रेन को क्रॉस करता है। द टाइम टेकन बाय द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन, तो हमने क्या बताना है, टाइम बताना है कि कब वो क्रॉस करता है। तो वही फॉर्मूला हमारे पास, T इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय V। हमारे क्या पास क्या हो जाएगा, रिलेटिव, क्योंकि वो दो वेलोसिटी हमारे पास है। तो लेंथ हमारे पास ट्रेन की कितनी है, 100 मीटर, 120 मीटर। तो 120, और जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो अभी क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी। तो एक की वेलोसिटी है 10 और बर्ड की है वो 5, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, तो 10 प्लस 5 हो गया। तो 120 डिवाइडेड बाय 15 हो गया। तो 15 कितने होते हैं, 8120। तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 सेकंड। क्लियर है। जी सर। 38 है, if a vector P making alpha, beta and gamma respectively with x, y and z axes respectively, then sine square alpha, sine square beta and यहाँ पर भी ना क्वेश्चन सही तरह वो स्क्रीनशॉट नहीं है, तो यहाँ पर आई थिंक आता है साइन स्क्वेयर गामा। तो ये हमारे पास प्रूफ है, तो ये किसके इक्वल आता है, आई थिंक 2 की इक्वल आता है या 3 के आता है। ये हमारे पास रिलेशनशिप है, याद है किसी को? ये आप कुछ वेक्टर कुछ साइंस में पढ़ते हैं कि साइन स्क्वेयर अल्फा, साइन स्क्वेयर बीटा और साइन स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू। तो मेरे ख्याल से इसका 2 आंसर आता है। किसी को याद है ये फार्मूला? 1 के बराबर है ना सर ये? नहीं, वो तो होता है ना, वो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस कॉस स्क्वेयर थीटा हो, लेकिन यहाँ पर सारे साइन साइन है। जी, ये भी साइन है। ये ठीक। ये 2 के, ये 2 के बराबर है। चलिए कर लेते हैं। साइन स्क्वेयर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर अल्फा हो गया। फिर ये नेक्स्ट वाला, ये भी यही हो गया कि 1 माइनस कॉस स्क्वेयर बीटा हो गया प्लस 1 माइनस कॉस, ये 3 की इक्वल आ रहा है, कॉस स्क्वेयर गामा। तो ये सारे जो माइनस वाला ये दूसरी साइड चले जाएंगे, तो फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा। सर 2 आता है आंसर। 2 आता है, यहाँ पे तो 3 नहीं आ रहा। सर कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा 1 के इक्वल होता है। कॉस स्क्वेयर अल्फा और कॉस स्क्वेयर, ये जो प्लस वाले कोस स्क्वायर है ना, ये 1 के इक्वल होता है। ये सारे 1 की इक्वल आ तो 3 जाएंगे। माइनस, जी तो 3 माइनस 1 2 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, ये कंफर्म है ना आपको? जी जी सर। ये सही, 2 ही आएगा इसका। अच्छा ठीक हो गया, तो ये पोर्शन 3 हो गया। तो ये तीनों 1 की इक्वल आ गया। जी सर। जी सर। तो फिर हमारे पास 3 माइनस 1 हो गया इज इक्वल 2 आएगा सर 2 आ आंसर। गया। ठीक हो गया। अच्छा। इफ द रिजल्टेंट ऑफ n फोर्सेज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, अब देखिए n फोर्सेज है लेकिन सबकी मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, एक्टिंग एन अ पॉइंट इज 0, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज, तो मिनिमम वैल्यू हमने कितनी होगी,
कि जो रिजल्टेंट ऑफ एन डिफरेंट मैग्नीट्यूड एक्टिंग एट अ पॉइंट इज जीरो, उनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो है, तो देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन वो कितनी होगी? डिफरेंट जो वेक्टर्स होते हैं तो उनका जो कितने वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो जीरो होता है डिफरेंट वेक्टर्स का? थ्री होता है। अगर सेम वेक्टर हो, मतलब अब उनकी मैग्नीट्यूड दोनों के सेम हो, तो दो वेक्टर्स होते हैं +5 और -5। लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स आ जाए तो फिर हमारे पास तीन वेक्टर्स होने चाहिए, तब वो उनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो आ सकता है। क्लियर है? जस्ट लाइक अगर एक वेक्टर हमारे पास 5 है, तो ये हमारे पास 5 आ गया, तो वेक्टर बी हमारे पास, लेट्स सपोज उसकी मैग्नीट्यूड कर लें 2 कर लें, और जो सी है उसकी मैग्नीट्यूड फिर कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। अब देखिए जब डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगी तो फिर हमारे पास तीन वेक्टर्स मिनिमम होने चाहिए, तब उनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो आएगा। अगर दो वेक्टर्स हों, अगर सेम मैग्नीट्यूड हो, फिर दो वेक्टर्स होंगे, और अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड होंगे फिर मिनिमम तीन वेक्टर्स होंगे। क्लियर है? यस सर। क्योंकि यहाँ पर फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 है, तो 3 2 प्लस ये अब बी और सी आपस में ऐड हो जाएंगे, और 5 में क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो 5 -5, तो मिनिमम 3 वेक्टर्स चाहिए यहाँ पर रिजल्टेंट जीरो करने के लिए, जब वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट। तो आप देख सकते हैं तीनों वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड वो डिफरेंट है। क्वेश्चन में यही बोला गया है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ एन फोर्सेज ऑफ डिफरेंट मैग्नी, वो कहता है जितनी भी फोर्सेज हैं ना, सब की जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है। आप देख सकते हैं तीनों वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है। कोई भी पॉसिबिलिटी लेने, इन सब की जो मैग्नीट्यूड वो क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी, सेम नहीं हो सकती। ए बी सी की मैग्नीट्यूड वो क्या होगी? डिफरेंट ही रहेगी। ये अगर 5 है, बी को 3 करें तो सी को 2 होना पड़ेगा, अगर बी को 4 करें तो सी को 1 होना पड़ेगा। तो यानी कि इनकी तीनों की जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 40 है, an aeroplane flies 400 meter north and 300 meter south and then flies 1200 meter upwards, then net displacement is। तो पहले वो किस में डायरेक्शन में जाता है? नॉर्थ में, तो नॉर्थ हम ऊपर की तरफ लेते हैं। फिर वो क्या करता है? 300 मीटर साउथ, तो साउथ हमारा डाउनवर्ड होता है, तो ये हमारा होता है, ये नॉर्थ है, तो इसकी वो कितना में ऊपर जाता है? 400 मीटर। और वो फिर कहता है साउथ में, तो साउथ हमारा डाउनवर्ड होता है, तो वो नीचे डाउनवर्ड आता है। डाउनवर्ड 400 नहीं आता बल्कि 300 आता है। तो 300 आने के बाद वो फिर किस डायरेक्शन में चला जाता है? 1200 मीटर अपवर्ड्स, फिर वो ऊपर चला जाता है। तो इस तरह फिर ऊपर चला गया, तो ये कितना हो गया? 1200। तो हमने इसका नेट डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब देखिए इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड है और इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 12 4 1600, और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1300 मीटर। क्लियर है? जी सर। A wheel of radius 1 meter rolls forward half a revolution on a horizontal ground। हाफ रेवोल्यूशन वो करता है, रोल कर रहा है, लेकिन उसकी जो रेवोल्यूशन वो कंप्लीट नहीं होती बल्कि कितनी होती है? हाफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ व्हील इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड इज। तो हमने क्या बतानी है? मैग्नीट्यूड बतानी है। तो जो हाफ होता है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है हमारे पास? हाफ रेवोल्यूशन किया, हमने क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट बताना है। गैस लगाएं। पाए सर। रीजन?
अब देखिए हमारे पास जो सर्कल है ना, इस ये है ऐसे, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा पास क्या होता है, हाफ रेवोल्यूशन ये हुई ना। अगर सारा होता तो कंप्लीट होना, तो हाफ इतना उसने किया है, तो ये हमारे पास कितना बनता है, 2r बनता है, ऐसे ही है। तो यानी कि हमारे पास जो रेडियस है वो कितना हो गया, यहाँ पर रेडियस की वैल्यू 1 मीटर दी हुई है, तो टोटल रेडियस पे हमारे पास कितना हो गया, 2 मीटर, क्योंकि रेडियस का डबल ले रहे हैं ना, तो 1 मीटर नीचे है। इस बात की समझ लगी जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की है, जी सर। क्योंकि हाफ रेवोल्यूशन है तो ये पूरा सर्कल है, तो हाफ रेवोल्यूशन इस तरह बनती है ना जिस तरह मैंने बनाई है, तो पूरी लाइन बनती है। जी जी यस सर। सर। तो रेडियस हमारा हाफ होता है, तो इसका मतलब 1 मीटर ये है और 1 मीटर ये है, तो कितना हो गया, 2 मीटर हमारा रेडियस हो गया। तो वो यहाँ पर ये वो कह रहा है कि द इनिशियली इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड है, कि वो पॉइंट जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, क्योंकि रोलिंग है ना, तो रोलिंग में आपने फार्मूला पढ़ा था, जो हमारे पास जब कांटेक्ट में होता है तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, D = π² + 4 होता है, 4 का स्क्वायर हो गया। तो सर्कमफेरेंस की कितनी होती है हमारे पास, 2πr। 2 पाई आर। तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 मीटर। सर जो डी बराबर लिया, ये किसका फार्मूला है? ये जब हमारे पास वो कांटेक्ट में हो ना जमीन के साथ, तब डिस्प्लेसमेंट मालूम करने का ये फार्मूला होता है। लेकिन आपने वो जस्ट ये फार्मूला याद रखना है, तो ये जो नीचे लिख रहा हूँ ना, ये इसका आंसर आपने ये शॉर्टकट के तौर पर आपने इसको यूज करना है, उसको आपने सॉल्व नहीं करना, जस्ट फार्मूला आपको बताया है कि जब रोलिंग होती है ना, तो एक पॉइंट हमारा वो अपवर्ड होता है और एक पॉइंट जो वो हमारा क्या होता है, जमीन के साथ कॉन्टैक्ट में होता है। अगर रोलिंग को अगर आप इमेजिन करें ना, तो एक कॉन्टैक्ट जो पॉइंट है वो जमीन के साथ कॉन्टैक्ट में होगा और एक अपवर्ड होगा, तो जब जमीन के साथ कॉन्टैक्ट में होगा ना, उसको डिस्प्लेसमेंट मालूम करने का ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जिस वो शॉर्टकट लगा देते हैं, तो रेडियस हमारे पास क्या है, 1, तो फिर आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2π आ गया। क्लियर है। सर ये दोबारा से समझा दें, असल में सिग्नल का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ना। जस्ट अब देखिए हमारी हाफ रेवोल्यूशन हुई है ना, तो ये मतलब हाफ रेवोल्यूशन हुई है, तो हाफ रेवोल्यूशन हमारे पास होती है πr।